हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए एचपीजी के आपके पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एचपीजी के इंग्लिश, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सभी सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज कवर करते हैं। जो पढ़ाया होता है उसी चैप्टर का टेस्ट होता है। पीडीएफ एमसीक्यू नोट्स आपको दी जाते हैं। ओल्ड टेस्ट सीरीज 10 से 15 साल पुरानी आपको दी जाती है। वीकली मंथली टेस्ट आपके होते हैं। सेम एग्जाम की तरह ये सारा प्रोसेस होता है। आईडी कार्ड फैसिलिटी है। यूनिक आईडी से आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। 300 रुपए की फीस सबमिट करवा के आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं 6 महीनों के लिए या 1 साल के लिए। कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हमसे पूछे क्रैश कोर्स में और क्या क्या रहेगा और कैसे ज्वाइन करना है। चलिए शुरू करते हैं। अलाइड एचएस की सीरीज का ये 12वां पार्ट है, जिसने बाकी के लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं। प्लेलिस्ट में अलाइड एचएस की सीरीज का फोल्डर बना हुआ है, जरूर अटेंड कर लीजिए। फोकस करना भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं एचपीजी का यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्र गान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा फहराया गया, या इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर जरूर सोचिए, मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए इसको। दोस्तों 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मंठ का अंश है। ये 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान भी रहा था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चंस बनता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलन बैरो। अपना आंसर सोचिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। दोस्तों सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सर चार्ल्स मेटकॉफ। आगे बात करेंगे, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफी एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहा है। कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917। अपना आंसर सोचिए जल्दी जल्दी। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 दल कौन कौन से थे? गरम दल और नरम दल को वार्ता के लिए यानी कि बातचीत के लिए मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916। आगे बात करेंगे, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कोची, चिंसुरा, सूरत, चेन्नई। अपना आंसर सोचिए। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। ये आपको याद रखना है। यह जल से घिरा हुआ स्थान है दोस्तों, और ये कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में डिस्कस किए जा रहे हैं ताकि कुछ भी स्किप ना हो सके। सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी करंट में चल रहा है। अभी एसएससी के एग्जाम या फिर यूपी ग्रुप डी की एग्जाम की बात करें दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अभी हाईलाइटेड बन रहा है। तो आपको ये याद रखना है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अपना आंसर सोचिए। दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि का मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ये डबल टाइप यहाँ पे हो चुका है। आगे बात करेंगे दोस्तों, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? काफी इंपॉर्टेंट है और ये 7th 8th के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली बर्दी खान, सिराजुद्दौला। दोस्तों अपना आंसर सोचिए। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब अब्द के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बना है, आपको याद रखना है, हेक्टर मुनरो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच, सैडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, रेले आयोग। अपना आंसर सोचिए। दोस्तों सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश इंडिया कंपनी नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। आपको क्लियर ही होगा अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है ये सभी के सभी। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रशिक्षण के लिए भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए।
तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको हर एक बात क्लियर। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वाइसराय के द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग। अपना आंसर सोचिए दोस्तों। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वाइसराय थे। दोस्तों जितने भी वाइसराय हुए आपको उनका समय काल आपको याद रखना पड़ेगा, किस किस का वाइसराय का कितना कितना काल था, समय काल था, और उस वाइसराय की क्या क्या घटनाएं थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वाइसराय थे। 1876-78 के अकाल को, यहाँ से क्वेश्चन बना है, अकाल को सही ढंग से ना संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 को पारित किया था। अब दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम आपको सभी को क्लियर होगा, इसमें भारतीय प्रेस को सरकार के विरुद्ध कुछ भी लिखने या छापने की अनुमति नहीं थी। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाइसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग। अपना आंसर सोचिए दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बात करें लॉर्ड मेयो, इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड मेयो वाइसराय भारत के एक ऐसे वाइसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हत्या की गई। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करेंगे। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? ऑप्शन आपके सामने है। आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वाइसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग में भारत में शिक्षा सुधार के लिए कई प्रारंभिक काम भी किए गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बात करेंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होता है। नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव बाजीराव, या संभाजी। अपना आंसर सोचिए दोस्तों। पहले तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि मैकियावेली कहा जाता है, तो ये मैकियावेली ओरिजिनल में कौन थे, किस पर्सनैलिटी का ये नाम था? तो दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। दोस्तों पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली सुप्रसिद्ध निकोली मैकियावेली के आधारित नाम कहा जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये उठती है कि निकोली मैकियावेली कौन थे? दोस्तों निकोली मैकियावेली एक इटली के राजनीतिक यानी कि पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन, राइटर उनको माना जाता है और वो थे भी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये निकल के आता है दोस्तों, तो उन्हीं के नाम पे ही उनको मैकियावेली कहा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नाना फडणवीस। क्लियर हो चुका है। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अपना आंसर सोचिए जल्दी जल्दी से दोस्तों। इसका सही आंसर है बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये है क्या। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निज़ाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक कौन थे? टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर सिर्फ आप लेक्चर को सुन ही रहे हो तो दोस्तों आप अपने साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसगाइड हो रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले पता होना चाहिए। मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, क्योंकि आपका अलाइड का एग्जाम आने वाला है, आपका एचएस का एग्जाम आने वाला है, हिमाचल के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। अच्छे से तैयारी करिए। लेकिन अगर फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। HPGK के सभी क्रैश कोर्स चल रहे हैं, ज्वाइन करिए अभी। पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ। इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इससे रिलेटेड है क्या।
जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल गलत है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। आगे बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? 1663, 1668, 1670 या 1689? तो इसका सही आंसर अपना सोचिए जल्दी जल्दी से। दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होना चाहिए ये सभी के सभी पॉइंट्स। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड बन रहा है दोस्तों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले, दादू दयाल। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी और यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बात करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? 1910, 15, 20, 25? कब दी गई थी? अपना आंसर सोचिए। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ये भी आपको पीछे की स्टोरी भी क्लियर होनी चाहिए कि क्यों कर दी थी, किस लिए की थी। आगे बात करेंगे, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% बनेंगे दोस्तों। महात्मा गांधी, जेवी कृपलानी, सरोजनी नायडू या फिर कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पे बात करें तो जीवंत राम भगवान दास यानी कि कृपलानी इनका पूरा नाम है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चंस। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एलन बोरो? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। आगे बात करेंगे, स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह घोषणा मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किस स्थान पर यह की थी? यह आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह सभी को क्लियर होगा कि यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लेकिन कहाँ पे कहा था? अब ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। वो जगह कौन सी थी? पुणे जेल थी, यरवड़ा जेल थी कोर्ट में, या फिर दोस्तों मांडले जेल? दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भेजा गया था। ये जेल का नाम भी आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, मांडले जेल भेजा गया था। आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी, लेक्चर को लाइक कर दीजिए। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सिर्फ आपको HPG की अपनी मिलती है। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।